नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मंडली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ एमआईएस। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या स्कोप हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देर किए अपने शुरू करते हैं। स्कोप ऑफ एमआईएस को मैंने चार भागों में बांटा है। चार ऐसे फील्ड हैं जिधर एमआईएस के स्कोप ज़्यादा होते हैं, और इन चार चीज़ों के लिए ही एमआईएस का स्कोप होता है। जिसमें फर्स्ट है ईज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आसान और ईज़ बनाने के लिए। सेंट्रलाइज्ड, डेटा को सेंट्रलाइज स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। डिसीजन मेकिंग वर्सेस कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स के विरोध में डिसीजन बनाना और उनसे आगे निकलने के लिए। और स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट, कंपनी के फ्यूचरिस्टिक रिपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है, अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ईज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले 2 दशकों में आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण छाप छोड़ा है बिज़नेस वर्ल्ड में। चाहे वो किसी भी तरह का बिज़नेस हो, आईटी का यूज़ सब लोग कर रहे हैं। आईटी अब बिज़नेस का आंतरिक हिस्सा हो गया है, इंटरनल आर्किटेक्चर। ठीक है, चाहे वो एचआर को फाइनेंस से कनेक्ट करना हो या कस्टमर सर्विस को मार्केटिंग के साथ, हमें आईटी की नीड हर जगह है। हमारे लाइफ के अधिकतर फील्ड में आज आईटी है, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो या एजुकेशन हो। और अभी इस काल में जब कोरोना हर जगह फैला हुआ है, तो आईटी फील्ड आज भी वैसे ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फ़ायदा है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन और आपके पास एक पीसी होना चाहिए। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। ओके, और सब कुछ चूँकि क्लाउड पे है, वेब पे है, तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है मेंटेन करने के लिए। ओके, आईटी लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में मदद करता है। क्यों? कैसे बूस्ट होता है उनका प्रोडक्टिविटी? इसलिए कि जो काम आप मैनुअली करते हैं, सपोज़ आप कोई कैलकुलेशन मैनुअली करते हैं, तो आपको टाइम लगता है। और टाइम लगता है तो वहाँ प्रोडक्टिविटी कम होता है। जहाँ टाइम कम लगता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम करने में लगने वाला जो समय है वो काफ़ी कम हो, उसी को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो आप अगर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको मैनुअली बहुत टाइम लगेगा, कंप्यूटर उसको कुछ समय में कर सकता है, और वो समय आपके समय से काफ़ी कम होता है। राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईटी लोगों और ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में मदद करता है। और दूसरी तरफ हम सबकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ऑफ कोर्स, आज देखिए कि पहले जो चिट्ठी का दौर था उसमें ज़िंदगी कितनी कठिन थी। 4-4 दिन, 5-5 दिन लग जाते थे। आज सिंपल एक आपको 10 डिजिट का नंबर डायल करना है और आप कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी आसान किया है आईटी वालों ने। फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल हो गया। आजकल कोई भी कंपनी ऑफिशियल्स में ईमेल चलता है। पहले ऑफ़लाइन हम रिज्यूम भेजते थे, आजकल ईमेल पे रिज्यूम भेज देते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम काफ़ी कम लगता है। अगर ऑफ़लाइन आप कुछ चीज़ कुरियर करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप ऑनलाइन कुछ करते हैं तो उसमें टाइम कम लगेगा, जस्ट स्कैन करो और सेंड कर दो। राइट? आईटी हर क्षेत्र में लिए गए डिसीज़न को परफेक्ट बनाने में हेल्प करता है, चाहे ये मैन्युफैक्चरिंग हो या मार्केटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ईज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से हमारा मतलब ये था। ठीक है, कि आईटी ने या फिर जो एमआईएस है वो अपनी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ये है। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते महत्व को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि कोई भी वैल्यूएबल डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन डेटा पर डिपेंड करता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, अगर वैल्यूएबल है तो वो एक डेटा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आज बड़ी बड़ी कंपनीज डेली टन्स ऑफ डेटा, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा यूज़ करती है। इन डेटा को प्रोसेस करना और इनको एक्शन रिपोर्ट बनाना, मतलब डेटा को प्रोसेस करके ऐसा बनाना कि लीडरशिप और मैनेजमेंट के लोग उस डेटा के आधार पर डिसीजन ले सकें। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं, उस डेटा के आधार पर वो अपना एक डिसीजन ले सकें। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं एमआईएस के थ्रू। और वो काम भी कौन करता है? एमआईएस करता है, क्योंकि एमआईएस क्या करता है, एमआईएस को डिसीजन मेकिंग के पूरे बिजनेस वर्ल्ड में सबसे वैल्यूएबल टूल माना जाता है, क्योंकि ये डेटा को एक्शन रिपोर्ट में प्रोसेस कर देता है, और कोई भी बिजनेस डेटा के कारण ही ग्रो करती है। राइट? तो जितना बड़ा डेटा होगा उतनी बड़ी कंपनी, लाइक गूगल, फेसबुक, बिंग या फिर विकीपीडिया, इन सब पे कई मतलब हज़ारों टन्स ऑफ डेटा है, और इसीलिए ये लोग बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, अगर आप आसपास देखेंगे, रिलायंस जियो है, जियो के पास सबसे ज़्यादा यूज़र आ गए। ज़्यादा यूज़र होंगे तो उनका डेटा भी होगा, उनका एड्रेस प्रूफ वगैरह, तो जियो सबसे बड़ा बन गया। ठीक है, और वही देखिए आइडिया के पास कम यूज़र हैं, कम डेटा है,
तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन भी छोटी हो जाएगी, जियो इतनी तो बड़ी नहीं होगी ना। तो आज आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है या फिर जो प्रेजेंट का सिचुएशन है, इसमें ऐसा है कि जिसके पास जितना डेटा होगा ना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, उतना ही वैल्यूएबल होगा और उतना ही बड़ा होगा। ऑर्गेनाइजेशंस के बीच जो ऑपरेशनल और परफॉर्मेंस गैप था वो एमआईएस ने पूरा कर दिया। एमआईएस के बिना टर्म्स ऑफ डेटा को एक्शन रिपोर्ट या एनालिटिक्स रिपोर्ट में बदलना ये इम्पॉसिबल होता। ठीक है। तीसरा है बेटर डिसीजन वर्सेस कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स के लिए मतलब बेटर डिसीजन लेना, ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपेटिटर से आगे रहे, राइट। तो आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में एक अच्छा डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को बेटर और फास्टर डिसीजन लेना होता है, ताकि वो अपने कंपटीटर से आगे रह सके। और ऐसा नहीं है कि आप बेटर डिसीजन लेने में टाइम लगा दें, क्योंकि टाइम लगाएंगे तो हो सकता है उस वक्त तक ट्रेंड खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बीच इस बढ़ते कंपटीशन और साथ ही साथ ऑपरेशनल प्रेशर के चलते मैनेजर्स को डेटा और इन्फॉर्मेशंस के आधार पर क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। और इसके लिए एमआईएस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें जो डेटा होता है वो काफ़ी बंच ऑफ डेटा होता है, हर फील्ड का होता है और सेंट्रलाइज्ड होता है, राइट। उसके बाद आता है चौथा, स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट। अब ये क्या होता है? स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा रिपोर्ट जिससे आप अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि इसमें एमआईएस का स्कोप कैसा है। तो एक एमआईएस डेटा को उस स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट में फॉर्म कर सकता है कि कोई भी मैनेजर्स या फिर कोई एग्जीक्यूटिव या फिर कोई सीईओ है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, वो डिसीजन ले सके और स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कर सके। फॉर्मुलेट करने का मतलब उसको अच्छे से फॉर्म कर सके, उसको पढ़ सके, उसको बना सके, वो खुद समझ सके और दूसरों को समझा सके, राइट। एमआईएस के द्वारा प्रोड्यूस रिपोर्ट कई तरह के हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एमआईएस सिर्फ एक ही तरह की रिपोर्ट बनाए। यहाँ एक बात समझिए कि एमआईएस जो भी रिपोर्ट बनाता है उसको हम स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। और ये रिपोर्ट चार टाइप की होती है बेसिकली। सबसे पहला जो रिपोर्ट होता है वो है ट्रेंड रिपोर्ट, उसके बाद आता है समरी रिपोर्ट, उसके बाद आता है एक्सेप्शन रिपोर्ट और उसके बाद आता है ऑन डिमांड रिपोर्ट। ओके। अब ये चारों जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये इनका काम अलग अलग होता है और ये मैनेजर्स या मैनेजमेंट लेवल के लोग अपने हिसाब से रिट्रीव करते हैं, अपने हिसाब से फॉर्म करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। ओके। इसके बाद के लेक्चर में इस वीडियो के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो ये चार रिपोर्ट होते हैं उनके थोड़े और डिटेल्स हम जानेंगे और ये जानेंगे कि उसमें क्या क्या आता है। जैसे ट्रेंड रिपोर्ट है तो उसमें क्या आता है, समरी रिपोर्ट में क्या क्या आता है। ओके। तो चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। टेक केयर, बाय।